नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। मोदी जी अमेरिका पहुंच गए हैं, अमेरिका में हैं और मोदी जी की अमेरिका यात्रा के साथ साथ जब भी कोई विदेश यात्रा होती है उसके साथ में कई खेल किए जाते हैं और वो अलग अलग पक्षों के लोग खेल करते हैं और इन खेलों के चक्कर में, इन राजनीति के चक्कर में देश हित, राष्ट्र हित कहीं रह जाता है। मोदी जी जा रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं और भारत को उससे क्या मिल रहा है, भारत उससे क्या खो रहा है, ये चीज़ें कहीं छिप जाती हैं, दब जाती हैं और फालतू के मुद्दे खड़े हो जाते हैं। आज के वीडियो में हम ये समझेंगे कि मोदी जी की अमेरिका यात्रा जितनी अब तक हो चुकी है उसका मतलब क्या है और सबसे ज़्यादा क्रूशियल पॉइंट इस यात्रा में क्या हो सकता है और मोदी जी की अमेरिका यात्रा को लेकर कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी तरफ से आंख बंद कर लेनी चाहिए। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अभी हाजिर होता हूँ। आजकल चैनल का चल रहा है सदस्यता अभियान। सदस्य बनने के लिए डिस्क्रिप्शन में भी एक लिंक मिलेगी और इसके अलावा जहां चैनल का नाम लिखा हुआ है उसके आगे एक ज्वाइन बटन है, उसको भी आप दबा सकते हैं। यूट्यूब ये एक ख़ास तरह की स्कीम लेकर आया है जिसके ज़रिए आप हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं। मोदी जी पहुंच गए हैं, बाइडेन साहब से उनकी मुलाकात हो गई है। कल से अब तक जो चकल्लस वाली बातें हुई मैं पहले उसको डिस्कस कर लूँ। मोदी जी पहुँचे न्यूयॉर्क में, उनको लेने के लिए चीफ प्रोटोकॉल अफसर आए, कोई आया क्यों नहीं और ये और वो तमाम सारा। मोदी जी का तो सम्मान नहीं हुआ, ये भारत का अपमान है, देश का अपमान नहीं है, मोदी जी का स्वागत होना चाहिए था, वहाँ तो जो है ये नहीं हुआ। बहुत सारी बातें हुई जब वो न्यूयॉर्क पहुँचे थे। भाई जब वो न्यूयॉर्क पहुँचे थे तो वो उनकी आधिकारिक यात्रा नहीं थी। कई लोगों ने इस पर वीडियो बना दिए हैं। सबसे दुखद ये है कि लोग जो विषयों में गंभीरता नहीं जानते हैं उनको भी चीज़ों का एक प्लेटफॉर्म तो मिला ही हुआ है। उन्होंने वीडियो बना दिए कि मोदी जी की जो फजीयत हो गई, मजाक उड़ गया और उनको कोई न्यूयॉर्क में लेने नहीं पहुंचा, अपने ही अधिकारी ले रहे थे, केवल अमेरिका के एक प्रोटोकॉल अफसर था। तो उनकी आधिकारिक यात्रा तब शुरू नहीं हुई थी जब वो न्यूयॉर्क पहुंचे थे। उसके बाद जब वो वॉशिंगटन पहुंचे हैं तब बाकायदा उनका स्वागत हुआ है। जब एक आधिकारिक यात्रा, स्टेट विजिट अलग होती है और वो जब राज्य के प्रतिनिधि के तौर पे जाते हैं, पहले वो व्यक्तिगत तौर पे गए थे, तब वो राष्ट्रगान और वहाँ पे सलामी और ये सब चीज़ें होती हैं वो हुई हैं। हाँ, ये अलग बात है कि उतना ज़्यादा ज़बरदस्त जो स्वागत की राष्ट्रपति पहुँच जाएं, विमान में उड़ के पहुँच गए राष्ट्रपति, जैसे कुछ पुराने वीडियो शेयर किए जा रहे हैं, उस तरह का कुछ स्वागत नहीं हुआ है। लेकिन इस नापतोल के चक्कर में पड़ने से हम कहीं ना कहीं कोर इशू को खो देते हैं, इसलिए इसको इग्नोर कर देना चाहिए। हाँ, लेकिन यहाँ पर एक पॉलिटिकल चीज़ ज़रूर है। पिछली बार की यात्राओं के बाद में सोशल मीडिया ने मोदी जी की यात्राओं का जैसा महिमा मंडन किया था और ये बताया था कि मतलब विश्वगुरु टाइप का जो एक थॉट है, उसके मुकाबले कांग्रेस ने इस बार तैयारी तगड़ी की है और पहले से ही वो वीडियो जो पहले प्रतिक्रिया में डालते थे, पहले से ही इंदिरा गांधी के, नेहरू के, राजीव गांधी के अमेरिका यात्रा के वीडियो डाल दिए हैं और ये उसमें दिख रहा है कि कितना ग्रांड स्वागत हुआ है, ताकि कोई ये इस तरह के हैशटैग ना चला सके। The warmth in the relationship between these two great nations is evident in the meetings between their two leaders. Meetings which show that new beginnings based on common ideas can lead to friendship and mutual. Country is a young one. Over the years, it has held unparalleled attraction for the adventurous and daring, for the talented as well as for the persecuted. It has stood for opportunity and freedom. खैर, अभी मैं आपको पहले ये बताता हूँ कि कौन कौन चीज़ें हैं जिसको चकल्लस कर सकते हैं, क्योंकि हम भारतीय जो हैं वो चकल्लस में जीते हैं। कहीं बाढ़ आ जाए, कुछ आ जाए, ट्रेल एक्सीडेंट हो जाए, लोग चुटकुले वाले मीम्स ना बनाएं और उसको शेयर ना करें तो लगता ही नहीं भारत है। कितना भी गंभीर मसला हो उसका मजाक उड़ा देते हैं। तो उनके लिए है कि मोदी जी की अंग्रेज़ी बहुत, जो हिंदी बोल रहे हैं, अंग्रेज़ी के बजाय हिंदी बोल रहे हैं, अच्छी बात है, वो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन वो हिंदी बोल नहीं रहे हैं। हिंदी में का की के तो हिंदी का है वगैरह भी हिंदी का है, लेकिन बीच में सारे शब्द जो है वो अंग्रेजी के मोदी जी ने इस्तेमाल किए। इसको देखकर निराशा हुई
क्योंकि आपके पास में एक व्यक्ति अनुवादक जो होता है, इंटरप्रिटेशन करने वाला जो होता है, जो बाकायदा मोदी जी की बातों को अंग्रेज़ी में करके सुना रहा है बाइडेन को, और बाइडेन की बातें उनके लोग हिंदी करके सुना रहे हैं। उसके रहते हुए अगर आपको हिंदी में ही बात करनी थी तो अटल बिहारी वाजपेयी की तरह गरिमापूर्ण हिंदी का आप इस्तेमाल कर सकते थे। इस पर आप मोदी जी की खिंचाई कर सकते हैं। एक तो ये, दूसरा ये है कि जो झंडा लगा हुआ था पीछे, वो झंडा, भारत का झंडा, एक सिंथेटिक शीट पर कुछ प्रिंट करके और उसको झंडा लगा दिया गया। एक कपड़ा है सिंथेटिक, थोड़ा कड़क सा, और उस पर प्रिंट कर दिया भारत का झंडा। जबकि अमेरिका का झंडा बाकायदा उनके परंपरागत कपड़े में सिलकर पूरी तरह से लगाया गया। तो मोदी जी के पीछे जो भारत का झंडा दिख रहा है, उस झंडे को जैसा भारतीय हमारा झंडा बनाने का तरीका है, जिस तरह से बनता है, जो उसके लिए जो सलाह दी जाती है, जो उसके लिए गाइडलाइंस हैं कि झंडा ऐसा ही बने, वैसा झंडा होना चाहिए था। ये देखकर थोड़ी निराशा हुई कि एक प्रिंटेड झंडा जो है वो प्लास्टिक के कपड़े पे लगा दिया गया। इसको भी आप एक मसला बना सकते हैं। इसके अलावा उसमें बल्कि उस कपड़े का सेमी ट्रांसपेरेंट कलर था, तो जहाँ झंडा लटका था वो बीच वाले सफ़ेद हिस्से से पीछे का हरापन भी थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा था। और इसके अलावा आप जो है वो ये भी देख सकते हैं कि मोदी जी जो हैं वो प्रॉम्प्टर नहीं था, तो इस बार डायरी लेके गए थे और डायरी में से पढ़ कर वो अपना बयान बोल रहे थे। और तीसरा, अगर आपको और मजाक उड़ाना हो तो मोदी जी का एक बॉडी लैंग्वेज आप देख सकते हैं कि सामने बाइडेन बैठे हुए हैं, वो तो टांग पे टांग धर के आराम से रिलैक्स होकर बैठे हैं, और मोदी जी ऐसे दोनों पैर बगल में रख के और सतर बैठे हुए हैं, मतलब जैसे कि वो टीचर हों, बॉस हों और ये स्टूडेंट हों। पिछली बार भी जब मोदी जी गए थे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज में इन बातों का इस्तेमाल किया गया था। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी चीज़ें हैं जिनमें परिवर्तन आया है और कौन सी चीज़ें हैं जो अब बदलाव के बाद में भारत का भविष्य तय कर सकती हैं। तो पहले तो पिछली यात्रा में अगर आप जाएं, साल भर पहले जब वो गए थे, 2021 की यात्रा थी, साल भर कह सकते हो, नहीं भी कह सकते हो, सितंबर अक्टूबर का टाइम था। तो जब वहाँ गए थे तो वहाँ पर मोदी जी को बड़े सारे उपदेश मिले थे, और उन उपदेश के बाद भारत में सोशल मीडिया पर उसको बहुत निशाना बनाया गया था। और मोदी जी को कई तरह से अमेरिका ने, देखा जाए तो, सामने बिठाकर, जिसको कहते हैं कि अच्छे से क्लास ली थी। मोदी जी को सामने बिठाने के बाद बाइडेन बोले कि हफ्ते भर बाद गांधी जी जो हैं उनका जन्मदिन आने वाला है। ये बयान दिया उन्होंने मोदी जी को बिठाकर, और हमको उनके अहिंसा के सिद्धांत, आदर और सहिष्णुता बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ था उस वक़्त भारत में। टॉलरेंस को लेकर बड़ा सारा भयंकर, शाहरुख खान को कर दिया, आमिर खान को कर दिया, देश में टॉलरेंस नहीं है कहा जा रहा था। उस बीच में अमेरिका ने कहा कि टॉलरेंस बरतना चाहिए हम सभी लोगों को। तो वो एक बयान उस वक़्त मसला बना था। मैं आपको बयान सुनवा दूंगा, छोटा सा सुनवा ही देता हूँ। As the world celebrates Mahatma Gandhi's birthday next week, we're all reminded that his message of non-violence, respect, tolerance matters today maybe more than it ever has. So I'm looking forward to my discussions with the Prime Minister, and thank you. और अगले सप्ताह जब हम महात्मा गांधी जी का जन्म तिथि बनाएंगे, उस समय पर हमें याद रखना है कि उनके जो बताए हुए मूल्य थे, अहिंसा, लोगों के साथ सहिष्णुता और आदर, ये आज के विश्व में पहले से कहीं ज़्यादा इनकी ज़रूरत है। और प्रधानमंत्री जी, हम आपके साथ आगे बातचीत करने के लिए आगे आते हैं। धन्यवाद। इसके साथ साथ कमला हैरिस ने भी मोदी जी को, बल्कि मोदी जी और वो दोनों डाइस पे खड़े हुए थे, और कमला हैरिस सारा इस तरह देख के मोदी जी को बोल रही थी कि आप इस तरह से पूरा सीधे आंखों में आंखें डाल के, और मोदी जी को वो बहुत तगड़े वाले उपदेश दिए। 2 बार उन्होंने अपने उद्बोधन में ये कहकर संबोधित किया कि जो है वो लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाना है। Finally, as democracies around the world are under threat, it is imperative that we defend democratic principles and institutions within our respective countries and around the world, and that we maintain what we must do to strengthen democracies at home. And it is incumbent on our nations to, of course, protect democracies in the best interest of the people of our countries. और क्योंकि इस समय विश्व भर में गणतंत्र खतरे में है, खतरे का सामना कर रहा है, हमारे देशों के लिए अति आवश्यक हो जाता है कि चाहे कितनी भी चुनौतियां हमारे सामने क्यों ना आएं, हम ये साबित करें कि लोकतंत्र उनकी आवश्यकताएं पूरी कर सकता है
और लोकतंत्र को हमें और अधिक सुदृढ़ बनाना है। भारत में ये सवाल उठ रहा था बार बार कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को मोदी सरकार कमज़ोर कर रही है। सारी संस्थाओं को, चुनाव आयोग हो, इलेक्शन कमीशन हो, बहुत सारी जितने इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी फ्रीडम की बात हो रही थी। इसके अलावा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का एक सवाल उठा था उस समय, और भी बहुत सारी बातें उस वक़्त हुई थी। और ये कहा था कि लोकतांत्रिक संस्थाओं और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के लिए हमको काम करना पड़ेगा, मजबूत बनाना पड़ेगा दोनों डेमोक्रेसीज़ को। ये कह के उन्होंने मोदी जी को उस समय में, क्योंकि उस समय ये बड़ी कंट्रोवर्सी थी, तो उसके तहत ये माना जा रहा था कि मोदी जी को बहुत तगड़ा उपदेश उन्होंने दिया है। और मोदी जी भी उस पूरे दौरे में बहुत कंफर्टेबल नहीं लग रहे थे, क्योंकि वो कुछ समय पहले ही ट्रंप को अब की बार ट्रंप सरकार करके आए थे और ये उनकी विरोधी पार्टी की सरकार थी, तो उनको लग रहा था कि शायद ये जो भी है। लेकिन अब जो बदला है तब से अब तक, अब जो जॉइंट स्टेटमेंट आया है, उस जॉइंट स्टेटमेंट में कतई किसी भी तरह की इस तरह की बातें नहीं हैं जिसके आधार पर मोदी जी को शर्मिंदगी झेलनी पड़े या उनकी सिचुएशन ऑकवर्ड हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि इस बार हालात बदल गए हैं। पिछली बार कोविड था और कोविड का टीका था जिस पे अमेरिका का पूरा फोकस था, वो लगातार कोविड की बात कर रहे थे। अब क्या हुआ, इस बीच में बहुत सारी चीज़ें हो गई और उन चीज़ों के आधार पर ही अमेरिका को भारत की दोस्ती चाहिए। इस बार भारत जब जा रहा है तो वहाँ से कुछ लाने नहीं जा रहा है इस यात्रा में, इसीलिए वो सत्कार कर रहे हैं, इसलिए संसद में भाषण दिला रहे हैं, इसलिए वो एक बड़ा सा डिनर होस्ट कर रहे हैं ताकि मोदी जी को मना के वो कुछ ले सकें। वो क्या लेना चाह रहे हैं इसको हम समझते हैं। 2-3 दिक्कतें हैं अमेरिका की। एक दिक्कत ये है कि अमेरिका जो है वो चाइना को लेकर परेशान है। जब कोविड के टाइम पे इन्होंने जो कोविड प्रोटोकॉल लगाया था उसका फ़ायदा उठाकर चीन ने बार बार इनको तरसाया। जो सप्लाई लाइन थी उसको बार बार ब्रेक किया गया। मैंने आपको उस वक्त, जो लोग मेरे वीडियो देखते होंगे, उन्हें बताया था कि किस तरह से कोविड के दौरान अचानक एक पूरे शहर को बंद कर दिया। क्या कर दिया जी, हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, 2 केस निकले थे उसमें, पूरे शहर को बंद कर दिया, कर्फ्यू लगा दिया। और वहाँ से जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चिप्स वगैरह बनती हैं जिस शहर में, इलेक्ट्रॉनिक की जो जान है, ऐसे जैसे उसे पूरी दुनिया में चिप का खतरा हो गया था, संकट हो गया था। याद कीजिए, भारत में कारें बन रही थी तो उनके भी वेटिंग लिस्ट बढ़ गई थी, मोबाइल फ़ोन की भी वेटिंग लिस्ट बढ़ गई थी, चिप महंगे हो गए थे। तो अमेरिका को, दरअसल अमेरिका की चीन क्या है, फैक्ट्री है। अमेरिका का सारा सामान कहाँ बनता है, चीन में बनता है, क्योंकि चीन अपना पर्यावरण ख़राब करना नहीं चाहता था। तो एक ज़माने में उसने अपने यहाँ का सारा बवाल चीन को भेज दिया। अब चीन बन गया सुप्रीम। तो क्या हुआ है कि अमेरिका को जब कोविड के दौरान चीन ने जैसे ही अमेरिका की सप्लाई रोक के उसको सताया, तो अमेरिका को लग गया कि एक हमें समानांतर कोई सप्लाई लाइन चाहिए, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। क्योंकि उसका नतीजा ये हुआ कि चीज़ों की कमी हुई, उसके कारण महंगाई बढ़ी। एक तो चीज़ों की कमी हो गई थी, दूसरा अमेरिका ने लोगों को बहुत सारे पैसे भी कोविड के टाइम पे बांटे थे जनता को, तो उससे जनता कैश फ्लो हो गया और इतनी महंगाई बढ़ गई कि उसका नतीजा ये हुआ कि अभी तक अमेरिका ब्याज दरें बढ़ा के उस महंगाई को किसी तरह से नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। और उसी का प्रभाव है कि भारत जैसे दुनिया के तमाम देशों में ब्याज दरें बढ़ रही हैं, लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिसके कारण बहुत सारी चीज़ों पे असर पड़ता है, ग्रोथ पे भी असर पड़ता है। खैर, तो अमेरिका चाहता है कि एक समानांतर, एक और ठिया भी कोई हो चीन के अलावा जहां से माल मंगाया जा सके। तो जो अमेरिकन कॉरपोरेट्स हैं उनको कहा जा रहा है चाइना +1 की पॉलिसी बनाइए, यानी चीन के अलावा कोई एक और देश भी हो जहां से आप सप्लाई अपनी जारी रख सकते हो। तो उस लिहाज से चीन चाहता है, अमेरिका चाहता है कि भारत जो है वो उसके लिए माल बनाए। दूसरा है स्ट्रेटजिक चीज़ें, जैसे कि मैंने बताया था कि नेटो प्लस का एक मांग उठी थी और ये कहा गया था कि भारत को उसका हिस्सा बनाया जाए, और इसको लेकर संसद में भी मांग उठी थी। और अगर ये होता है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा भारत के लिए। ये अभी आने वाले समय में हम समझेंगे, पहले मैं एक वीडियो में कुछ बातें बता चुका हूँ। तो अमेरिका चाहता है कि भारत से एक तो सप्लाई लाइन वाला मसला हो, दूसरा स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप चाहता है। भारत की दशा जो है ना वो ऐसी है कि दो जोगनी के बीच अकेलो लांगुरिया, वो गाना है और बुंदेलखंड में और दूसरी जगहों पे गाया जाता है। मतलब 2 पत्नियां हैं जिसकी उनके बीच में अकेला आदमी फंस गया, ऐसी स्थिति है। अब वो छोटी जोगनी की डिमांड कुछ और है और बड़ी जोगनी की डिमांड कुछ और है। चाइना का सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि चाइना हो सकता है दुनिया की नंबर 1 पावर बन जाए, क्योंकि
अमेरिका की इकोनॉमी लगातार गिर रही है, अमेरिका की बहुत सारी चीज़ें कमज़ोर हो रही हैं, महंगाई हो रही है, दूसरी चीज़ें हो रही हैं, और प्रेफर्ड डेस्टिनेशन भी इन्वेस्टमेंट की अब अमेरिका नहीं रहा है, उसकी रैंकिंग लगातार नीचे गिर रही है। मैं अभी आपको एक ग्राफ लगा दूंगा। दूसरी तरफ चीन है, चीन लगातार ऊपर जा रहा है। तो भारत चीन के साथ में संबंध क्यों खराब करे? अभी भारत के साथ जो विवाद है वो सीमा पे ज़मीन का विवाद, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सुलझ जाएगा। ये नहीं तो दूसरी कोई सरकार सुलझा लेगी, क्या पता रिजीम चेंज हो जाए। उसके चक्कर में आप एक उसमें नहीं बैठ सकते। लेकिन दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू ये है कि आप चीन की गोद में अगर बैठ जाते हो तो वेस्ट आपके पीछे पड़ जाएगा और रूस से भी आप दूर हो जाओगे। अमेरिका के साथ क्या है कि अमेरिका जैसे अब ये आ रहा है कि हम लोग जो GE जनरल इलेक्ट्रिक हमको इंजन देगी लड़ाकू विमानों के, भैया ये टेक्नोलॉजी तो हमको राफेल में भी मिल रही थी, जो कांग्रेस पार्टी ने डील की थी उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र था, लेकिन हमने उस डील को कैंसिल करके दोबारा से किया मोदी जी ने, और उसमें वो जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र वाला पार्ट था उसको हटा दिया गया था। तो अब ये आ रही है डील। लेकिन अमेरिका की जो डील होती है ना, आप लोगों को कुछ ज़्यादा जानकारी के कारण लंबा हो जा रहा है वीडियो, मैंने चाहा था कि 10-15 मिनट में समेट दिया करूं, लेकिन क्या करें। तो अमेरिका की दिक्कत दूसरी है। दिक्कत यह है कि आप याद कीजिए पाकिस्तान में जब हमारे पायलट अभिनंदन वहाँ चले गए थे, याद है अभिनंदन वर्तमान वहाँ फंस गए थे, तो हुआ ये था कि उनका F-16 जो आया था उसका पीछा करते करते ये गए थे। F-16 विमान पाकिस्तान को किसने दिया? अमेरिका ने दिया है। तो एक विवाद उठा था जिसमें ये कहा गया था कि जो F-16 विमान है वो भारत की सीमा में पाकिस्तान ने घुसाया। तो कैसे घुसाया? क्योंकि पाकिस्तान ने जो F-16 दिया अमेरिका ने, वो इस शर्त के साथ दिया है कि उसका एक तो पहले इस्तेमाल नहीं करोगे, दूसरा दूसरे देश की सीमा में नहीं घुसोगे, घुसोगे तो अमेरिका को बता के घुसोगे, उनसे बात करोगे। तो अमेरिका का क्या F-16 विमान छिन जाएगा, ये सवाल उठा था। लेकिन हुआ ये था कि अभिनंदन वर्तमान पीछा करते करते पाकिस्तान की सीमा में गए थे और वहाँ पर उनका विमान गिराया गया था, इसलिए पाकिस्तान बच गया। तो कुल मिला के जो अमेरिका हमको हथियार या दूसरी चीज़ें देता है वो हमको बहुत सारे ए फॉर बट के साथ देता है, 50 शर्तें लगा के देता है। रूस कहता है भाई है ले जा, इस टाइप का मामला है। रूस जो बेचता है वो उसको जो चाव कर लो, बना लो। हमने बहुत सारे विमान अपने यहाँ विकसित किए हैं, हाल में हम वीडियो में बनाता रहता हूँ। तो कई तरह की चीज़ें हमको रूस से मिलती रहती हैं। तो अगर हम अमेरिका के खेमे में जाते हैं तो हम रूस के मिलने वाली उन चीज़ों को खो देंगे और अमेरिका की सशर्त वाली, दूसरा ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं, अमेरिका की ये स्थिति है। अब रूस की समस्या ये है कि जैसे आप अमेरिका के नज़दीक जाने लगते हो वो अनकंफर्टेबल हो जाता है। पहले जब मोदी जी बराक कर रहे थे वो पाकिस्तान के साथ जाके युद्ध अभ्यास करने लगा था। अभी अमेरिका जब यात्रा पर जा रहे हैं तो रूस ने एक टैंक भर के अपना कच्चा तेल पाकिस्तान को दे दिया। अभी तक वो नहीं दे रहा था, पाकिस्तान मांग मांग के परेशान था, हमको भारत के रेट पे दो, भारत की तरह दो, वगैरह वगैरह। तो एक यात्रा पे जाने से पहले एक संकेत दे दिया कि भाई देखो ऐसा है, हमारे पास विकल्प है दोस्ती का, पाकिस्तान का विकल्प। अब अमेरिका एक बात और कहता है, वो कहता है कि अगर आप ज़्यादा चीन से दोस्ती करोगे, रूस से दोस्ती करोगे, तो चीन से तो आपका वैसे भी सीमा में विवाद है। कल के दिन चीन ने आपके ऊपर चढ़ाई की और आपसे पंगा लिया, तो आपका साथ देने के लिए कौन दोस्त होगा? रूस होगा? नहीं होगा ना। तो आपको अमेरिका की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आप हमारे साथ दोस्ती करो। तो आप देखिए पूरा UAE जो है वो उनकी तरफ चला गया, चीन की तरफ। अब ये सारी चीज़ें जो है ना, अब ये समीकरण देखिए, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो चले गए चीन, वो वहाँ से आवाज़ उठा रहे हैं। जर्मनी के अंदर से, फ्रांस के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं कि भैया नेटो से बाहर निकलो। तो भारत ये देख रहा है कि भारत को ये देखना पड़ेगा कि ये जो स्ट्रेटजिक पार्टनर हैं, जो अभिशप्त हैं, कि उनको अमेरिका की बात माननी ही पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने नेटो को साइन किया हुआ है। ब्रिटेन उसके कारण बर्बाद हुआ इस पूरे युद्ध में, जिससे उसका कोई लेना देना नहीं था। फ्रांस में आप देखिए बहुत नुकसान भी हुआ और अंदर से विरोध भी झेला, ऊर्जा की कमी भी झेली। इसी तरह से जर्मनी ने तो बहुत ज़्यादा झेला। तो ये सारी चीज़ों के बीच में भारत किसी एक देश के साथ चला जाएगा तो वो पूरी दुनिया में एक समझिए कि एक सबसे बड़ी गलती करेगा। भारत को क्या करना चाहिए और वो क्या करता आ रहा है और वो क्या कर रहा है, वो है उसका निर्गुट नीति, जो नेहरू जी बना के चले गए थे।
यानी आप सबसे समान दूरी बनाकर रखिए। भैया आप सब हमारे दोस्त हो, लेकिन मुद्दों के आधार पर समर्थन और विरोध। और अभी तक भारत की विदेश नीति भी यही रही है। मोदी जी की विदेश नीति में सीधे कोई इस तरह का अंतर नहीं आया है, लेकिन जो एक मोदी जी का अमेरिका के प्रति रुझान है वो दूसरे वैचारिक कारणों से, उनके मातृ संगठन के कारण और दूसरी चीज़ों के कारण है। लेकिन फिर भी देश की नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। हमने पूरे यूक्रेन वॉर के दौरान देख लिया, और ये भारत की महानता है कि इस देश में सरकार किसी की भी आ जाए, जो देश हित है उसको लेकर समझौता करने की एक सीमा है, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। लेकिन अभी भी एक आशंका है, आज जब बाइडेन की मोदी जी की बंद कमरे में मुलाकात होगी, उस मुलाकात में मोदी जी से वो क्या वादा लेते हैं, क्या नहीं लेते हैं, ये हमको नहीं पता है। और हम यही कहेंगे, यही चाहेंगे कि मोदी जी किसी भी प्रकार से ये जो बैलेंस मैंने बताया है, इस बैलेंस को बिगाड़ने वाला कोई फैसला ना लें। अब बात आती है चकल्लस वाली चीज़ों की। तो चकल्लस वाली चीज़ों का ये है कि मोदी जी का ये स्वागत हुआ, संसद में भाषण दिया, तालियां बजी, खड़े हो गए लोग, ये सब बातें अब भारतीय चुनाव के संबंध में एक मार्केटिंग मटेरियल के तौर पर नहीं चलने वाली हैं, क्योंकि ये बातें, ये लकड़ी की हांडी पिछली बार चढ़ चुकी है। तब कांग्रेस पार्टी उतनी अलर्ट नहीं थी और कांग्रेस पार्टी को ढूंढ ढूंढ के वो मटेरियल निकालना पड़ा था। अभी मोदी जी पहुँचे नहीं है, वो मटेरियल पहले ही मार्केट में आ गया है। तो जैसे ही वहाँ से आएगा, खड़े होकर स्वागत किया, तो लोग 2 वीडियो पुराना निकाल के दे देंगे। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि निर्गुट नीति के मामले में जिस तरह से एस जयशंकर ने खुल के बयान दिए हैं, उसी तरह जॉर्ज डब्ल्यू बुश के जो पिताजी थे, जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश था शायद उनका नाम, जॉर्ज बुश सीनियर, अमेरिका की छाती पर खड़े होकर उन्होंने ये बयान दिया था कि भारत यूनिपोलर दुनिया के पक्ष में नहीं है, हम किसी एक देश के साथ में नहीं है। और वही स्टैंड आज भी है, और उम्मीद करते हैं कि मोदी जी इस बातचीत पे भी उस स्टैंड को कायम रखेंगे। और इस देश के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज जो मोदी जी बात करने जा रहे हैं, ये बात आज के लिए नहीं है कि वो वहाँ से कुछ ले आएंगे, कुछ जहाज़ खरीद लेंगे, कुछ ड्रोन वो बेच देगा, कुछ पैसे भारत से चले जाएंगे ड्रोन के। आज मोदी जी जो बात करके आएंगे, जो समझौते करके आएंगे, वो आने वाले 10 साल तक भारत पे असर डालेंगे। इसलिए जो भी होने वाला है वो नज़र रखने की ज़रूरत है, उसको समझने की ज़रूरत है। हम कल वीडियो बनाएंगे और उसमें ये सारी चीज़ें सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने रखेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।